Hello everybody, welcome to Literary Academia. My name is Amrita and today I am going to discuss John Donne and his poem The Canonization. हम लोग LT ग्रेड मेंस इंग्लिश के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक सैम्पल है और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आपको लिटरेरी एकेडेमिया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा. वहाँ पे सारी PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है. और इसी लिटरेरी एकेडेमिया के नाम से ही ये आप लिटरेरी एकेडेमिया सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे चैनल. एक और सेपरेट चैनल है जो कि स्पेशली मेंस के लिए बनाया गया है. देखिए वहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको. वहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाएंगी, मतलब कि आपको सपोज कि हमने एक टॉपिक दिया, आप लिखेंगे उस पर 125 वर्ड्स 200 वर्ड्स जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा आपको बोला जाएगा, वैसा आप आंसर लिखेंगे और ग्रुप में एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन कर दिया जाएगा ग्रुप. आप अपना आंसर वहाँ पे पोस्ट करेंगे. फिर थोड़े टाइम पीरियड के बाद उस आपके आंसर को एनालाइज किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद आपको गाइडेंस दी जाएंगी कि क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं और क्या जो नेसेसरी मेजर्स हैं जिसको यूज़ करने के बाद आपके आंसर जो है वो परफेक्ट होंगे. तो इस तरीके से वो ग्रुप चलेगा. देखिए कोई पेड बैच नहीं है हमारा, जो भी है यूट्यूब पे ही है और सब कुछ फ्री है. तो जो गाइडेंस भी जो मैं आपको दूंगी वो जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी. और लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है आप सभी से कि आई विल डू माई बेस्ट और आपको बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मैं कर पाऊँगी, कि मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करूँगी. आप लोग बस लिखना ना छोड़ें. आप लोग लिखते रहें. पहले गलत लिखें बट गलत लिखते लिखते आप लोग सही लिखने लगेंगे, है ना. तो यही है. और इस समय कोई इसका मूल मंत्र नहीं है कि और क्या कर सकते हैं. राइटिंग तभी अच्छी होगी जब आप राइटिंग करेंगे, ठीक है. राइटिंग तभी अच्छी होगी जब आप राइटिंग करेंगे. तो राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. पहले आपको लिखना, पेन उठाना पड़ेगा, ठीक. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं दे दूंगी. आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे. PDF आपको ग्रुप में भी ही मिलेगा. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि PDF कहाँ से मिल सकती है, तो ग्रुप में मिलेगी, ठीक है. चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए होमवर्क है. पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको आंसर लिखना है. तो आंसर राइटिंग आज से शुरू होती है आपकी. पूरा वीडियो जरूर देखिएगा. हमारा आज का क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम, ठीक है, फोकसिंग ऑन विट कंसीट्स इन 200 वर्ड्स. तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो ये एग्जामिन कहने को कह रहा है. आपका कीवर्ड क्या है? एग्जामिन करना है. हमने एक वीडियो में बात किया था कि जब वर्ड एग्जामिन आए, इसका मतलब कि एग्जामिन का मतलब कि आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल, कुछ भी बताना है तो उसको डिटेल में बताते हुए उस बात को प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा. ये हमने एग्जामिन को बताया था. कैनोनाइजेशन पोएम हमें पता है जॉन डन ने लिखा है. एंड इस पोएम को एज अ मेटाफिजिकल पोएम हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है. और फोकस किस पे करना है? फोकसिंग ऑन विट एंड कंसीट्स. और कितने वर्ड्स में? 200 वर्ड्स में हमें करना है. तो हमारे पास कीवर्ड है एग्जामिन, कैनोनाइजेशन, मेटाफिजिकल पोएम. जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट, रिप्रेजेंटेटिव मेटाफिजिकल पोएट के नाम तौर पे जाना जाता है. तो चाहे जॉन डन को एज अ मेटाफिजिकल पोएट पूछे या द कैनोनाइजेशन को मेटाफिजिकल पोएम पूछे, ठीक है, ये दोनों का आंसर मिलता जुलता है, ठीक है. आपको बस वर्डिंग कीवर्ड्स चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक. चलिए इसका आंसर कैसे देखते हैं. हमने देखा था कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है. इंट्रोडक्शन देखिए, ये अब आपके ऊपर है कि आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालते हैं कि सीधे आप पैसेज से लिखना शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है. तो मान लीजिए पहली हेडिंग आपकी हो जाती है इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने बात किया था कि PEE मेथड. किसी ने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि PEE मेथड में जो कि पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल है, इसको इंट्रोडक्शन के पहले रखेंगे. नहीं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपके पॉइंटर्स आते हैं, आपकी जो बातें हैं, जो फैक्ट आपको उसमें देना है,
तो वो पॉइंट्स उसके बाद आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन। सच बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बड़ी डील नहीं है। आप लोग 5-5 6-6 पेज लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन में लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखे हैं, यहाँ पे तो कम लिखना है, बट वो कम आसान तो है कि कम लिखना है, लेकिन वो कम तब आपको, वो कम आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और टू द पॉइंट राइटिंग तभी आती है जब आप बहुत लिखेंगे, आपके दिमाग में फिक्स्ड हो जाएगा। तो टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला था कि जो कीवर्ड्स होता है सीधे उसको कनेक्ट करते हुए आप इंट्रोडक्शन लिखिए। तो कैनोनाइजेशन और मेटाफिजिकल पोएम, यही दो कीवर्ड है जिसको हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे। तो सीधे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन, जिसको जॉन डन ने लिखा है, कॉमा के साथ जॉन डन के रिगार्डिंग एक फैक्ट डाल देंगे, इज अ लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। शोज, दिखाता है, द स्पेशल फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री थ्रू विट एंड कंसीट। अब आप देखिए कि कैनोनाइजेशन एक कीवर्ड आ गया, मेटाफिजिकल पोएट दूसरा कीवर्ड आ गया, और विट एंड कंसीट भी दोनों इसी में आ गया है, ठीक है। तो सारे कीवर्ड्स हमने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया और कुछ नहीं किया है, बस इन्हीं वर्ड्स को जोड़ते हुए इंट्रोडक्शन बना दिया है कि क्या है कि जो कैनोनाइजेशन है जिसको जॉन डन ने लिखा है, और हालांकि जॉन डन एक लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है, फिर कॉमा करके फ्रेज सेपरेट कर दिया। शोज, सो ये जो कैनोनाइजेशन है जिसको जॉन डन ने लिखा है, वो शोज, दिखाता है क्या, स्पेशल फीचर्स, खास गुण, खास क्वालिटीज को दिखाता है। किस चीज का, मेटाफिजिकल पोइट्री के इम्पोर्टेंट या स्पेशल फीचर्स को कैनोनाइजेशन पोएम दिखाता है। किसके माध्यम से, थ्रू विट एंड कंसीट, विट और कंसीट के माध्यम से। और ये यही विट और कंसीट जो है ये मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट, एक लाइन में, है ना, ये एक लाइन ही है, एक लाइन नहीं, एक सेंटेंस में आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम अपने पॉइंट्स पे आ जाएंगे। पहली बात हम ये लिख रहे हैं कि द पोएम शोज, दिखाता है, मेटाफिजिकल विट थ्रू आर्ग्यूमेंट, ये मेटाफिजिकल विट को दिखा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू से, थ्रू किसके द्वारा, आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक। ये पहला पॉइंट है हमारा कि जो पोएम है कैनोनाइजेशन, ये मेटाफिजिकल पोएम इस तरह से है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल विट को दिखाता है। विट मतलब होता है किसी भी बात को बहुत समझदारी से जब आप रखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी से डिबेट कर रहे हैं और कोई बात टू द पॉइंट एकदम जो कभी काटी नहीं जा सकती, लॉजिकल बात आप रख देते हैं, तो लगता है कि वाह क्या विट है। बुद्धि का इस्तेमाल जब आप करते हैं वही होता है विट। तो मेटाफिजिकल विट को आर्गुमेंट एंड लॉजिक के माध्यम से दिखाया जाता है इस पोएम में। द स्पीकर, जो स्पीकर है इस पोएम का, आस्क, पूछता है, अदर्स नॉट टू इंटरफियर इन हिज लव। ये जो स्पीकर है वो दूसरों से कहता है, क्या कहता है, नॉट टू इंटरफियर, कि इंटरफियर मत करिए मेरे प्रेम में, ठीक है। ही आर्ग्यूज, वो बहस करता है, दैट हिज लव हार्म्स नो वन, कि उसका प्रेम किसी को हार्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पहला पॉइंट हमारा यही है मेटाफिजिकल पोएट्री में कि इसमें क्या होता है, इसमें विट रहता है, और विट किसके माध्यम से, आर्गुमेंट एंड लॉजिक के हिसाब से। फुल लॉजिक रहती है मेटाफिजिकल पोएट्री में, लॉजिक कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती, लॉजिक पूरा देखने को मिलता है। ही सेज, जॉन डन ही स्पीकर हैं और वही कहते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अब ये लाइन कोट हुई, आपके ऊपर बात को कैसे सपोर्ट कर, आप जो लिखे हैं ऊपर ये बोल रहे हैं कि स्पीकर आस्क, पूछता है, अदर्स नॉट टू इंटरफियर इन हिज लव, कि आप मेरे प्रेम में दखलंदाजी मत करिए, ये आपने कहा। और वही बात आप डन की लाइंस को रखते हुए प्रूफ कर रहे हैं कि मैं एमी नहीं बोल रहा हूँ, डन ने अपने पोएम में बात लिखी है। क्या लिखी है, फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर, होल्ड योर टंग, अपने जुबान पे लगाम दो, अपनी जुबान को कंट्रोल करो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो। ही यूजेस, अब यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है कि स्पीकर क्या करता है, स्पीकर यूज करता है, ही यूजेस क्वेश्चंस एंड रीजनिंग टू डिफेंड इट, वह अपने इस आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछता है, एंड रीजनिंग और लॉजिक देता है। कहता है ना वो कि
क्या हमारे प्रेम करने से बाढ़ आ गई है, क्या हमारे प्रेम करने से प्लेग फैला है, इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। वो ऐसा नहीं कि वो आंसर ढूंढ रहा है, रिटोरिक क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो अपने लॉजिक को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। लव इज प्रेजेंटेड, लव प्रेजेंट किया जाता है कैसे? एज एन इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट, एक इंटेलेक्चुअल बहस के तौर पे लव को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जो आज और आजकल का जो प्रेम आप समझते हैं, ये इस प्रेम की तो बात ही नहीं करते जॉन डन। ठीक है। वो प्रेम जो लॉजिक में फिट बैठता है, जो लॉजिकली उसको डिफेंड किया जा सकता है। आज का प्रेम लॉजिकली डिफेंड नहीं किया जा सकता, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक है। दिस क्लेवर यूज ऑफ रीजनिंग, ये जो चालाकी से यूज किया गया जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, शोज दिखाता है मेटाफिजिकल विट, और यही दिखाता है मेटाफिजिकल विट। जो मेटाफिजिकल राइटर्स थे वो किस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने प्रेम को डिफेंड कर ले जाते थे। वो एक तरह से साइंटिफिक कर देते थे, है ना। जो चीज़ लॉजिक से डिफेंड हो जाए वो साइंस है। तो वो अपने प्रेम को वो उनका विट, इतने वो समझदार थे, इतनी बुद्धि यूज करते थे कि वो अपने प्रेम को भी लॉजिकली डिफेंड कर लेते थे। इमोशन एंड थॉट आर ज्वाइंड टुगेदर, और हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ थॉट, सिर्फ लॉजिक ही था उनके अंदर प्रेम भी देखने को मिलता है, इमोशन भी देखने को मिलता है। तो इमोशन और थॉट दोनों को उन्होंने साथ में जोड़ा, एक ब्लेंड देखने को मिलता है। ये पहला पॉइंट है हमारा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द पोयम यूजेस बोल्ड एंड सरप्राइजिंग कंसीट्स, बहुत ही बोल्ड और सरप्राइजिंग कंसीट्स यूज करते हैं। देखिए कंसीट क्या होता है? कंसीट होता है एक असामान्य सा कंपैरिजन। जब आप किसी दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं जो कि असामान्य है, पॉसिबल ही नहीं है कंपैरिजन। ठीक है। अगर फिर भी ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए, तो वो कहते हैं कंसीट। ठीक है। जैसे कि दो प्रेमी हैं, दो लवर एंड बिलवर्ड हैं, दो लोग हैं मेल फीमेल, तो इनका जो कंपैरिजन है ये किसी से भी हो सकता है। दो एनिमल से हो जाए, दो बर्ड से हो जाए, किंग क्वीन से हो जाए, किसी ऐसे चीज़ से हो सकता है। बट अगर आप कंपास के दो, जो उनकी जो स्टिक होती है, जो दो उनके जो उसमें डंडे लगे होते हैं, कंपास से कंपैरिजन करना लवर्स और बिलवेड का, ये सोच से परे है ना। ये सिर्फ मेटाफिजिकल ही सोच सकते हैं। हालांकि कंपास वाला जो रेफरेंस है वो कैनोनाइजेशन में नहीं मिलता, बट वो कंसीट का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। वही होता है कंसीट, जब आप असामान्य, एकदम बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, तो वो होता है कंसीट। तो बड़ा ही बोल्ड और सरप्राइज कर देने वाला कंसीट या कंपैरिजन ये लोग यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, द लवर्स आर कंपेयर टू फिनिक्स, जो फिनिक्स जो बर्ड होती है उससे लवर्स को कंपेयर किया जाता है। और ये क्या है बर्ड, ये फिनिक्स क्या करती, फिनिक्स की क्या खास बात है? दैट डाइज एंड राइजेज अगेन। फिनिक्स जब मरती है तो जो राख बचता है, फिनिक्स जल के जब मरती है तो उसका जो राख बचता है, उसी राख से फिनिक्स पैदा भी होती है। ठीक है। तो उससे कंपेयर किया गया है लवर्स को, कि लवर्स अपने प्रेम में जल जाते हैं और फिर उसी प्रेम में अमर हो जाते हैं। अमर होना अगेन जिंदा होने जैसा है। ठीक है। अगेन जीवन पाने जैसा है। तो ये फिनिक्स से कंपेयर किया गया है लवर्स को। दे आर ऑल्सो कंपेयर टू सेंट्स एंड होली रेलिक्स। ये जो लवर्स हैं उनको सेंट्स, जो पुजारी हैं, साधु हैं, उनसे कंपेयर किया गया है। और होली रेलिक्स, जो पवित्र राख होती है, उससे कंपेयर किया गया। अब सोचिए कि ये बड़ा अनयूजुअल सा है, असामान्य सा कंपैरिजन है। दीज कंपैरिजन्स आर अनयूजुअल, ये सामान्य नहीं है। आप अक्सर लोगों को सुनते नहीं देखेंगे कि आप किसी प्रेम में पड़े दो लोगों को आप फिनिक्स से या कंपास से कंपैरिजन करें। ये सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्स ही करते थे। लव इज रेज्ड फ्रॉम फिजिकल पैशन, जो प्रेम है वो जो फिजिकल पैशन है, जो फिजिकलिटी है, जो शरीर का जो प्रेम है, जो बॉडी का जो प्रेम है, जो उससे बहुत ऊपर उठ के स्पिरिचुअल डिवोशन है। ऐसा मेटाफिजिकल राइटर्स ने बताया कि प्रेम सिर्फ फिजिकल पैशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल डिवोशन, ये भक्ति है जो मीरा ने किया। वो मीरा हमारी जो मदर थी मीरा, वो कभी
उन्होंने फिजिकल प्रेम को समझा ही नहीं। फिजिकल प्रेम से बहुत ऊपर का उनका प्रेम था। उनका प्रेम था स्पिरिचुअल डिवोशन, बियॉन्ड द फिजिकलिटी था उनका प्रेम। ठीक है, उसी बियॉन्ड द फिजिकलिटी की बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। तो लव इनके लिए स्पिरिचुअल था, इंटेलेक्चुअल था, नॉट फिजिकल। ठीक है, मेटाफिजिकल का मतलब ही होता है, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड। जो मेटा है, मेटा वर्ड है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, के पार। और फिजिक मतलब जो फिजिकल है, यानी कि वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि बॉडी के पार, आपके फिजिकलिटी के उस पार जो चीज़ है उसकी बात करते हैं मेटाफिजिकल राइटर्स। सच फार फेस्ड इमेजेस, ये फार फेस्ड मतलब अनयूजुअल इमेजेस, पिक्चर्स को क्या किया जाता है, आर मेटाफिजिकल कंसीट्स। ये जो फार फेस्ड इमेजेस हैं, जो अनयूजुअल हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे इमेजेस को क्या है, कंसीट्स हैं। जब इनको आप क्या करते हैं, जब आप इनका कंपैरिजन करते हैं। ही एक्सप्लिसिटली राइट्स, एक्सप्लिसिटली मतलब होता है ओपनली। अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा तो ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। इसको, ये जो एक्सप्लिसिटली मतलब होता है ओपनली, खुले तौर पे, एविडेंटली। इसको एम.एच. एब्रम्स बहुत बार अपने बुक में यूज़ किए हैं, तो आप आदी हो जाइए ऐसे वर्ड्स के लिए, लिखेंगे तो अच्छा लगेगा राइटर्स एग्जामिनर को। तो ही एक्सप्लिसिटली राइट्स, जॉन डन ओपनली लिखते हैं, वी आर टेपर्स टू, हम टेपर्स हैं, एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, और हम अपने कॉस्ट पे मरते हैं, एंड वी इन अस फाइंड ईगल एंड द डव, और हम अपने आप में ही ईगल और डव दोनों को पाते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन अनयूजुअल है। ठीक, ये सारी लाइंस, दो लाइन जो आपके आंसर में फिट बैठने लायक है, इसको आप लोग रटना शुरू कर दीजिए। एक पतली सी कॉपी बनाइए सेपरेट, और हर पोयम की 2 से 3 से 4 लाइन जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, किसी आंसर में फिट बैठा सकते हैं, जो पोयम के इसेंस को उसके कोर को कैप्चर करती है, उस लाइंस को लिख लीजिए और उसको रटना शुरू करिए। ठीक है, ये एक तरह से आप अपना मटेरियल तैयार करेंगे कि किस पोयम में कौन सी लाइन लिख के मुझे क्या डिफेंड करना है। ये आएगा, ये लिखते लिखते आएगा। ठीक है, अचानक से नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स स्ट्रेंथेंस द विट ऑफ द पोयम। पैराडॉक्स यूज करते हैं ये लोग, बहुत विरोधाभास रहता है इनके पोएम्स में बहुत। तो पैराडॉक्स क्या करता है, स्ट्रेंथेंस, मजबूत करता है, द विट, जो इनका लॉजिक है, जो बुद्धि है, उसको बहुत पैराडॉक्स स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है पोएम में। यानी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इज फुल ऑफ पैराडॉक्स, फुल ऑफ कंसीट्स, फुल ऑफ विट। ठीक है, फुल ऑफ फार फेस्ड इमेजेस। ठीक है, कि तो इस तरह ये मेटाफिजिकल पोइट्री है। और अगर यही पूछ दिया कि मेटाफिजिकल पोइट क्या है, तो मेटाफिजिकल पोइट आर दोज, वो होते हैं जो यूज करते हैं पैराडॉक्स, वीट्स, कंसीट्स अपने पोयम में, इन देयर पोइट्री। तो है ना, बस उसी को आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है। बाकी सब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सब वहीं से आना है। द लवर्स, जो लवर्स हैं, डाई एंड राइज द सेम। पैराडॉक्स कैसे हुआ कि वो जो लवर्स है वो डाई, मर भी रहा है, और राइज, जिंदा भी हो रहा है सेम चीज से। तो ये पैराडॉक्स है। लव किल्स सेल्फिशनेस, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो स्वार्थ को, सेल्फिशनेस को किल कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है। बट गिव्स न्यू लाइफ, और वो नया जीवन देता है थ्रो यूनिटी के माध्यम से। प्रेम जो है वो जीवन देता है, नया जीवन देता है, और वो स्वार्थ को खत्म कर देता है। ये सभी प्रेम की बात नहीं हो रही है, रियल प्रेम की बात हो रही है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन, वो बताते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब विचार को प्रकट करते हैं, ऑन दिस थॉट, इस पैराडॉक्स पे अपना विचार प्रकट करते हैं। व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं, वी कैन डाई बाय इट, हम इससे मर सकते हैं, इफ नॉट लिव बाय इट, अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते, इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते तो हम प्रेम में मर तो सकते हैं। पैराडॉक्स है ना, जीना मरना एक ही चीज में आप कर रहे हैं। फिर ये हमारे पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हमारे पास अब हमें लिखना है लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, थ्रू विट के माध्यम से, कंसीट्स के माध्यम से, पैराडॉक्स के माध्यम से, एंड आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट के माध्यम से, द कैनोनाइजेशन इज ट्रू मेटाफिजिकल पोइट। हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ, विट, कंसीट्स, पैराडॉक्स एंड आर्गुमेंट, कैनोनाइजेशन में भर भर के हैं, अवेलेबल हैं। द कैनोनाइजेशन इज अ ट्रू मेटाफिजिकल पोएम। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैनोनाइजेशन है वो एक सच्ची मेटाफिजिकल पोएम है।
यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में ये लिखा गया है, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मेशन समझिए, ड्राफ्टिंग समझिए कि पोयम को रखते कैसे हैं, कैसे अपनी पोयम को लिखते कैसे हैं, सॉरी आंसर को, अपनी बात को रखते कैसे हैं, ये समझ गए तो आपको सब पता है, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप ये मान के चलिए। इतना तो हमारा आंसर हो गया। कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री से लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी पूछ सकता है। अब विट होता क्या है, एक बार मैं डिफाइन कर दे रही हूँ। विट मीन्स होता है क्लेवर एंड शार्प थिंकिंग। बहुत चालाकी से, बहुत शार्प जो विचार आपके आते हैं, जो तुरंत आप लॉजिक पे बात करते हैं ना, किसी को करारा जवाब देना, यही तो है विट। शोन थ्रू लैंग्वेज, जब आप ये चीज़ शब्दों के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम, जब आप लैंग्वेज में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अपने विचार को, शार्प क्लेवर थिंकिंग को, तो वो होता है विट। इन पोइट्री में विट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्ले ऑफ आइडियाज़। जब आप अपने आइडियाज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आप उनके साथ, अपने आप आइडियाज़ के साथ खेलते हैं आप बुद्धि के तौर पे, क्योंकि आपके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, वो पोइट्री में इस तरीके से आप विट का इस्तेमाल करते हैं। दैन इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली एक्सप्रेस ना करके आप इंटेलेक्चुअली, लॉजिक के बेस पे आप यूज़ करते हैं विट को पोइट्री में। इट यूजेज लॉजिक, आर्गूमेंट एंड रीजनिंग। आप जब पढ़ेंगे कैनोनाइजेशन तो देखेंगे कि या कोई भी पोएम जॉन डन की, कि वो हर एक बात को अपने लॉजिक पे रखते हैं, आप काट ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो लॉजिक, आर्गुमेंट एंड रीजनिंग यूज होती है मेटाफिजिकल पोइट्री में। इट ऑफन सरप्राइजेज द रीडर, इट जॉइंस थॉट एंड फीलिंग। थॉट और फीलिंग की एक ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, और इसीलिए टी.एस. इलियट इनको बहुत तारीफ करते हैं इनकी, ठीक है। In metaphysical poetry, wit means arguing about love, God और life in a clever way. अगर मेटाफिजिकल पोइट्री में हम बात करें कि विट क्या है, तो विट क्या है, इसका मतलब है कि बहस करना, आर्ग्यू करना, किसके बारे में, लव, गॉड और लाइफ के बारे में, बहुत चालाकी तरीके से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लेवर वे से। एज वी सी इन जॉन डन्स, जैसे कि हम जॉन डन की पोएम्स में देखते हैं, बहुत मिलती है विट। विट इज़ द यूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड आर्गूमेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन पोइट्री। जब आप पोइट्री में आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो विट के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से आप आर्गूमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब कंसीट क्या होता है? कंसीट इज एन एक्सटेंडेड एंड अनयूजुअल कंपैरिजन बिटवीन वेरी डिफरेंट थिंग्स। टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, दो और बिल्कुल भी अलग अलग दो चीज़ों को जब आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो असामान्य लगेगा, ठीक है। लवर्स को आप कंपास से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, अनयूजुअल है, और इसी अनयूजुअल कंपैरिजन को हम कहते हैं कंसीट। इट गोज बियॉन्ड नॉर्मल सिमिली और मेटाफर। जो नॉर्मल सिमिली और मेटाफर आप यूज़ करते हैं कि तुम सीता के जैसी लगती हो और उसका भाई राम के जैसे लगता है, ये नॉर्मल सिमिली है, ये नॉर्मल मेटाफर है। लेकिन इस तरीके का यूज़ नहीं होता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो कंपास की तरह लगती है। अब बताइए, ये कोई कंपैरिजन हुआ? तो ये मेटाफिजिकल कंसीट है ना। इट कंपेयर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जैसे लव, लाइफ, डेथ, इस तरह के आइडियाज को ये लोग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। अनयूजुअल, अगेन कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। इट इज़ ऑफन सरप्राइजिंग और शॉकिंग। और इस तरीके से जो इनका मेटाफर, जो सिमिली, जो इनका कंसीट, जो भी है इनका, ये सरप्राइज करता है रीडर को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, द कैनोनाइजेशन लव इज कंपेयर टू सेंट्स। कैनोनाइजेशन पोयम में जो प्रेम है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उसको कंपेयर किया गया है सेंट से, जो कि लिविंग बीइंग है, फिनिक्स से, होली रिलिक्स से, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मेटाफिजिकल कंसीट्स, और इन्हीं को हम कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट्स। अ कंसीट इज फार फेच्ड, जो कि फार फेच्ड मतलब जो पॉसिबल ना हो, इमेजनरी, एन एक्सटेंडेड मेटाफर, कि बहुत बढ़ा चढ़ा के जो मेटाफर यूज किया जाता है, यूज्ड टू एक्सप्लेन एन आइडिया। किसी भी आइडिया को बताने का तरीका उनका ये था कि बड़ा अनइमेजनरी सा इमेजेस यूज करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन मेटाफर यूज करना, ये उनका तरीका था। विट आर्ग्यू करता है हाउ आइडियाज आर, विट मतलब क्या होता है कि हाउ आइडियाज आर आर्ग्यूड, कैसे आप अपने आइडिया को
लॉजिक पे डिफेंड करते हैं, क्या आप अपने अपने आइडिया को कैसे लॉजिक में फिट करते हैं, ठीक है। और कंसीड क्या है, व्हाट कंपैरिजंस आर यूज्ड, और क्या कंपैरिजंस यूज्ड हुए हैं, कौन किन दो असामान्य चीज़ों में लोगों में कंपैरिजन किया गया है, वो होता है आपका कंसीड। ये जो कंसीड से लेके ऊपर यहाँ तक है, मैं बता रही हूँ, इसको लिखना नहीं है, आंसर का पार्ट नहीं है, इसको विट तक, ये जो विट है यहाँ तक, इसको मैं बस आपको समझाई हूँ कि विट कंसीट जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर है, ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि विट कंसीट ये सारी चीज़ें आपको मेटाफिजिकल पोइट्री में लिखनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको विट कंसीट ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आज का होमवर्क है आप लोगों का, मतलब कि एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको 125 वर्ड्स में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है रोमांटिसिज्म, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट है, तो मूवमेंट से स्टार्ट करिए 125 वर्ड्स में। रोमांटिसिज्म मैंने इसलिए दिया, मैं कुछ और भी दे सकती थी, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता अभी। रोमांटिसिज्म ऐसा एक टॉपिक है कि सब कोई इससे फेमिलियर है, तो सबसे आसान टॉपिक से स्टार्ट करिए। रोमांटिसिज्म में पर 125 वर्ड्स लिखेंगे आप लोग। इंस्ट्रक्शन ये है कि जो आंसर होगा वो एकदम सिंपल इंग्लिश, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक है। मेंटेन द वर्ड लिमिट, 120 से 130 वर्ड्स में ही आपको अपने आंसर लिखने हैं। यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, आपको सिंपल इंग्लिश यूज़ करेंगे। और अगर आप रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन डालेंगे उसमें, और रोमांटिसिज्म के कुछ फीचर्स डालेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको करना क्या है इसमें। अवॉइड बायोग्राफी एंड एग्जाम्पल्स, कोई बायोग्राफी किसी राइटर का उठा के, आप समझ रहे हैं मैं किस राइटर को कह रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि वर्ड्सवर्थ को उठा के बायोग्राफी दे दिया आप, है ना। तो किसी राइटर का नाम यूज़ शुरू में नहीं होगा, आप लास्ट तक कर सकते हैं, बट स्टार्ट करिएगा आप कहाँ से करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे पहले आप, और फिर कुछ फीचर्स लिखेंगे 125 वर्ड्स में। आज कौन सी डेट है, आज 23 है, 23 है, कल 24, 25 को संडे हो रहा है। संडे को 5 PM 5 बजे शाम तक आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। और ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है LT ग्रेड मेंस के लिए, वो ओपन किया जाएगा। आप लोग अपना जो आपका जो राइटिंग होगा, जो आप लिखे होंगे, उसको ग्रुप में आप भेजेंगे। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आप अपना नेम लिखेंगे उस पर, ठीक है, अच्छे से नाम लिख देंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। इवैल्यूएट करके जो भी नेसेसरी गाइडेंस होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। देखिए कि मैं यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो मेरी बात आप लोग एकदम गांठ बांध के बैठ जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं बहुत अच्छा गाइड कर ले जाऊँगी। तो कोऑपरेशन आपके तरफ से भी वेलकम होगा। आप कोऑपरेट मुझे करिए, मैं आपको कोऑपरेट करूँगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ पैनिक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बट इट्स ओके। और इन्जॉय करिए अपनी जर्नी को, और थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।